हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनोवेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं की इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कॉरपोरेट एक्शंस क्या होते हैं और उनका उस स्टॉक के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। की इवेंट होते हैं और जो कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं उनमें क्या फ़र्क है। बेसिकली जो कॉरपोरेट एक्शंस होते हैं वो बस वो स्पेसिफिक स्टॉक के लिए लिमिटेड होते हैं, और जो इवेंट है जो आज हम देखने वाले हैं वो पूरे स्टॉक मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। मान लो कि आप इन्वेस्टर हो, तो आप क्या करते हो? जब किसी स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप उस स्टॉक का एक फंडामेंटल स्टडी कर लेते हो। उस स्टॉक का उस सेक्टर में क्या स्थान है उसके बारे में आप स्टडी करते हो। फिर उसके जो पीयर्स है उसका कंपैरिजन करते हो। फिर उस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हो। तो सिर्फ उस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में फंडामेंटल नॉलेज लेना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो स्टॉक जिस सेक्टर में आ रहा है, जिस इंडस्ट्री में आ रहा है, उस इंडस्ट्री के लिए या उस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट का व्यू क्या है। गवर्नमेंट उस सेक्टर में एक्सपांशन करना चाहती है या नहीं चाहती है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने में बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। मान लो कि आपने किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में या पावर सेक्टर में कुछ साल में अभी इन्वेस्ट किया होगा, तो ये बात निश्चित है कि आपको जिस तरीके से आपको रिटर्न चाहिए थे उस तरीके से आपको रिटर्न नहीं मिले होंगे। जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है वो स्टॉक फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होगा, फिर भी उसकी प्राइस या वहाँ पे आपको कैपिटल गेन उतना नहीं मिला होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर हम पिछले बजट देखेंगे, वो बजट में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने कभी पावर सेक्टर या ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए ऐसी कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट या पॉजिटिव व्यू कुछ रखा नहीं कि ये सेक्टर से जो बूम करे। तो यही बात मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि गवर्नमेंट का व्यू, गवर्नमेंट जो एक्शंस लेते हैं, मान लो बजट हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, इन्फ्लेशन रेट्स हो गए, उसके बाद पीएमआई इंडेक्स का डेटा हो गया, आईआईपी का डेटा हो गया, कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो गई। तो ये सारे जो इवेंट्स है एक मार्केट का ट्रेंड डिसाइड करते हैं। तो ये इवेंट और उनका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या होता है ये आज हम देखने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसके अलावा एक है जो है कॉर्पोरेट्स अर्निंग। ये सब मेजर इवेंट्स आज हम देखने वाले हैं। जो बिगिनर्स है उन्हें इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और बजट के बारे में तो पता होगा, उन्होंने वो टर्म्स सुने भी होंगे, लेकिन पीएमआई और आईआईपी उन्होंने सुना नहीं होगा शायद से। तो ये भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला इवेंट जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल है जिसके जरिए से गवर्नमेंट या आरबीआई जो सप्लाई ऑफ मनी है इकोनॉमी में उसे कंट्रोल करती है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट के ऊपर। जब आरबीआई बैंक्स को लोन देती है तो बैंक रिटर्न में आरबीआई को इंटरेस्ट पे करते हैं। उस वक्त अगर आरबीआई बैंकों से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो ऑब्वियसली बैंक सामने जब कॉर्पोरेट को या अपने एंड कस्टमर को लोन दे रही है तो वहाँ से उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी। कॉर्पोरेट को अगर ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है तो कॉर्पोरेट लोन नहीं लेंगे तो वो अपना बिजनेस ठीक से नहीं चला पाएंगे। उनको प्रोडक्शन, उनको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं होगा, या उनको जो उनकी सर्विसेज वो दे रहे हैं वो अच्छी तरीके से चलाने के लिए उनके पास फंड्स नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, मीन्स अगर वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे, वो अगर सर्विसेज ज़्यादा नहीं दे रहे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो डाउन हो जाएंगी। सेम अगर इफ़ इंटरेस्ट रेट लो है तो इससे क्या होता है, अगर आरबीआई इंटरेस्ट कम चार्ज कर रही है तो बैंक भी सामने से कम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट को या इंडिविजुअल को इजीली लोन अवेलेबल हो जाएगा। इजीली अगर उनको पैसा मिल जाएगा, उनके पास अगर इजीली पैसा अवेलेबल होता है तो वो क्या करेंगे, खर्चे करेंगे। और ज़्यादा पैसा मार्केट में आता है तो अनवांटेड बाइंग बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या, डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाता है, तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ और मनी सप्लाई, ये सब चीज़ों का बैलेंस करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का इस्तेमाल करती है। मॉनेटरी पॉलिसी का मार्केट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट गिरेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट गिरेगा, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? बेसिकली यहाँ पे 3 टर्म्स में इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया जाता है। पहला है रेपो रेट।
अब रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंकों को लोन देती है उस वक्त कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है, तो जो इंटरेस्ट का जो रेट होता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो आपको अभी समझ में आया होगा, अगर रेपो रेट ज़्यादा है तो वो मार्केट के लिए निगेटिव साइन है, मार्केट गिर जाएगा। जब आरबीआई बैंकों से पैसा लेती है, आरबीआई क्या करती है, बैंक को कुछ इंटरेस्ट पे करती है, तो वो जो रिवर्स इंटरेस्ट रहता है जो आरबीआई बैंक को पे करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट भी ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी मार्केट के लिए निगेटिव है। वो कैसे? बहुत ही सिंपल है। जब आरबीआई बैंकों से पैसा ले रही है, आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत सारा पैसा है, बैंक्स अगर ज़्यादा कॉर्पोरेट या कस्टमर को लोन दे रही है तो वो पैसा ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में चला जा रहा है। अगर इस पैसे को कम करना है तो आरबीआई क्या करेगी, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करके उनसे वो पैसा ले लेगी, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में से पैसा आरबीआई के पास आ जाएगा। तो अगर लिक्विडिटी मार्केट में नहीं है, पैसा मार्केट में नहीं है, तो ये बात मार्केट के लिए नेगेटिव है, तो मार्केट गिर जाएगा। ये सिंपल सी बात है। दूसरा होता है कैश रिजर्व रेशो। जब कोई बैंक्स का निर्माण होता है तो उस वक्त बैंक को आरबीआई के पास कुछ कैश रिजर्व में रखना पड़ता है। प्रोपोर्शन में आरबीआई के पास वो बैंक पैसा रखती है, उसे कैश रिजर्व रेशो कहा जाता है। अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है उसका निगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आता है। इसका मतलब क्या, अगर कैश रिजर्व रेशो ज़्यादा है तो आरबीआई ये मैंडेटरी करती है बैंकों को कि वो ज़्यादा पैसा आरबीआई के पास रिजर्व करके रखे। इकोनॉमी में से जो पैसा है वो सब आरबीआई के पास आ जाएगा, बैंकों के पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा। मीन्स ये तीन जो रेशो है, मीन्स रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया और कैश रिजर्व रेशो हो गया, ये तीन टूल यूज़ करके आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं और इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है या कम है उस हिसाब से उसे मार्केट रिएक्शन देता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो वो मार्केट के लिए निगेटिव साइन है, अगर इंटरेस्ट रेट कम है या सिचुएशन आती है कि वो अनचेंज रहता है तो मार्केट नॉर्मल रहता है, या कम रहता है तो मार्केट के लिए वो अच्छा रहता है। इस तरीके से आपको अभी मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आई होगी। अब आगे हम देखने वाले इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बनाया है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो हम सर्विस और गुड्स हम ले रहे हैं, उनका अगर प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियसली उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। अब इन्फ्लेशन से होता क्या है, जो हमारा पैसा है, जो हमारा करेंसी है, हमारी जो करेंसी है उसका परचेसिंग पावर रिड्यूस हो जाता है, तो वो इकोनॉमी के लिए निगेटिव साइन है, तो उसे मार्केट निगेटिव रिस्पॉन्स देता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली दो तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके दो मेथड से। पहला है होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो बिजनेस टू बिजनेस कैलकुलेट किया जाता है। जैसे बिजनेस टू बिजनेस जब ट्रांजेक्शन होता है या लेन देन होती है तो उस वक्त प्राइजेस में जो चेंजेस आते हैं वो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब प्राइजेस में चेंज हो जाता है तो उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर किसी को इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल जानकारी चाहिए या अच्छी तरीके से समझना है तो उसे CPI का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का स्टडी कैसे करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने ब्लॉग लिखा है, उसका भी लिंक मैंने जैसे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ जाके उसकी कैलकुलेशंस को समझ सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो बिगिनर है उन्हें थोड़ा सा ये टर्म, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आपको नाम में दिख रहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का यहाँ पे हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, प्रोडक्शन रेट क्या है और प्रोडक्शन के बेसिस के ऊपर ये इंडेक्स डिसाइड किया जाता है या इंडेक्स का रेट डिसाइड किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो रोज़गार बढ़ेगा, और रोज़गार बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव साइन है इकोनॉमी के लिए, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी पॉजिटिव होगी। और सेम अगर प्रोडक्शन रेट अगर कम हो रहा है तो डिमांड नहीं है मार्केट में, या तो सप्लाई चेन में कहीं पे प्रॉब्लम है, या तो रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है टाइम पे, या रॉ मटेरियल के प्राइसेस ज़्यादा हुए, मीन्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी तभी तो प्रोडक्शन रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इकोनॉमी की जो साइकिल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मार्केट के लिए निगेटिव साइन है। तो इस तरीके से हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से पता चलता है कि उस इकोनॉमी में और उस कंट्री में इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रोग्रेस क्या है, ये हमें पता चलता है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, यहाँ पे नाम में ही आपको पता चल रहा है कि परचेसिंग मैनेजर्स, तो
ये इंडेक्स एक्चुअली होता क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स है, वहाँ के जो परचेस डिपार्टमेंट होते हैं, वहाँ का सर्वे किया जाता है। ये सर्वे कौन करता है? तो गवर्नमेंट की एक बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करती है? जो परचेसिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक सर्वे करती है। ये सर्वे परचेस मैनेजर्स के थ्रू किया जाता है। इकोनॉमी में एक्सपांशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या न्यूट्रल है। सर्वे के कुछ वेरिएबल्स होते हैं, जैसे कि न्यू ऑर्डर्स कितने हैं, आउटपुट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, स्टॉक्स कितना अवेलेबल है, नए प्रोजेक्ट्स कितने असाइन हुए हैं, तो प्रोडक्शन एंड सप्लाई की स्थिति कैसी है। तो ये सब चीज़ें इस इंडेक्स से हमें पता चलती है। तो एज अ बिगिनर आपको इन डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक बेस नंबर होता है 50, जैसे कि 50 यानी इसको न्यूट्रल कहा जाता है। जब पीएमआई का डेटा गवर्नमेंट अनाउंस करती है या डेटा शो करती है, तो अगर मान लो वो डेटा पीएमआई इंडेक्स अगर 50 के ऊपर आता है, वो तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। अगर वो 50 के नीचे आता है, वो तो इकोनॉमी के लिए निगेटिव साइन है। 50 के ऊपर आता है तो इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, 50 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और अगर 50 है तो वो फ्लैट है। इस तरीके से परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स से हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इकोनॉमी की कंडीशन क्या है, और इसका अंदाज़ा लगा के हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम देखने वाले हैं बजट। ये जो वर्ड है आपने आपके डेली लाइफ में भी सुना होगा। अभी आप आपके इंडिविजुअल लेवल पे देखो, मीन्स हर कोई, जैसे कि आप भी अपनी लाइफ में मंथली बजट प्लान करते हो, ईयरली बजट प्लान करते हो। जिस तरीके से आपकी सैलरी है, मीन्स आपका इनकम है, और आपका एक्सपेंस क्या रहेगा, ये दोनों का एनालिसिस करके आप एक स्पेसिफिक बजट डिसाइड करते हो। सेम लाइक दैट गवर्नमेंट भी क्या करती है? गवर्नमेंट के पास आने वाला इनकम, जनरेट होने वाला रेवेन्यू, और गवर्नमेंट जो एक्सपेंस करती है, ये दोनों का एनालिसिस करके गवर्नमेंट एक बजट पेश करती है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इनकम एंड एक्सपेंस, तो गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से होती है, तो इसके बारे में गवर्नमेंट डिटेल बजट में हमें बताती है, और कौन से स्ट्रीम से कितना इनकम आ रहा है, इसकी डिटेल जानकारी हमें वहाँ पे मिलती है। उसके बाद एक्सपेंस, तो आने वाला इनकम है, आने वाला रेवेन्यू गवर्नमेंट आने वाले समय में कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है या कहाँ पे एक्सपेंस करने वाली है, एक्सपेंड करने वाली है, ये हमें पता चलता है। तो मान लो कि आने वाले बजट में गवर्नमेंट ने ऑटोमोबाइल सेक्टर या फार्मा सेक्टर के लिए कुछ अच्छी स्कीम वो लेके आए और वहाँ पे अच्छा खासा फंड अलोकेट कर दिया, तो ऑब्वियसली उस सेक्टर में बहुत सारी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएट हो जाएगी। तो एज ए इन्वेस्टर आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम बजट का स्टडी करके इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। दिख रहा है कि रुपीज़ कम इन, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है और गवर्नमेंट का पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी से ज़्यादातर वहाँ से गवर्नमेंट को इनकम होती है। और फिर जो स्कीम्स गवर्नमेंट लाते हैं, जैसे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हो गई, पेंशन स्कीम्स हो गई, सब्सिडीज़ हो गई, यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ता है, यहाँ पे दिख रहा है। इसके अलावा मेजर एलोकेशंस एंड एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, यहाँ पे आपको पता चलता है कि जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में कितना पैसा एलोकेट हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में कितना पैसा एलोकेट हुआ है। ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब करोड़ में हैं। तो यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हो कि किस सेक्टर में ज़्यादा पैसा जाने वाला है और किस सेक्टर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है। तो इस तरीके से आप उस सेक्टर की स्पेसिफिक कंपनी में या उस सेक्टर की लीड कंपनी में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो। कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंसमेंट, एज ए इन्वेस्टर आपको पता ही होगा कि जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, वो हर क्वार्टर में अपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करती है। सेबी ने ये मैंडेटरी किया है क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है उन्हें पता चले कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। तो बेसिकली पहले हम जानते हैं कि कॉर्पोरेट अर्निंग से हमें क्या पता चलता है। जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, हाउ मच रेवेन्यू हैज़ द कंपनी जनरेटेड, हाउ हैज़ द कंपनी मैनेज्ड एक्सपेंसेस, हाउ मच मनी डिड द कंपनी पे इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस, व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी ड्यूरिंग द क्वार्टर। इसका मतलब ओवरऑल कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया, कंपनी ने कितना टैक्स पे किया, कंपनी के पास कितना कैश रिजर्व है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। तो जब क्वार्टरली
कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंसमेंट होती है तो शुरुआत होती है आईटी सेक्टर से। जैसे किसी भी सेक्टर में अगर कोई लीड कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्फोसिस इन आईटी, इन्फोसिस के रिजल्ट अच्छे आए तो ऐसा मीन्स ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आने वाले जो आगे के रिजल्ट हैं, बाकी कंपनियों के जो आने वाले रिजल्ट है वो भी अच्छे ही आएंगे। हैप्पी इन्वायरमेंट तैयार हो जाता है और मार्केट एक पकड़ता है। अब ये रिजल्ट कंपेयर किससे होता है? जैसे कि कंपनियां अपना खुद का रिजल्ट अनाउंस करती है, वैसे ही मार्केट में कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, कंपनी का स्टडी करके कुछ एस्टिमेट निकालते हैं। तो जब कंपनी अपनी कॉर्पोरेट अर्निंग अनाउंस करती है तो कंपनी के अर्निंग्स और जो एस्टिमेट है उनको कंपेयर किया जाता है। अगर कंपनी के अर्निंग ने स्ट्रीट के एस्टिमेट को टेक ओवर किया, कंपनीज की अर्निंग स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आती है तो मार्केट उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है। और वही अगर कोई कंपनी स्ट्रीट एस्टिमेट बीट नहीं कर पाती तो मार्केट उसे नेगेटिव रिस्पॉन्स करता है। तो इस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो होती है वो एज ए इन्वेस्टर और एज ए ट्रेडर समझना बहुत ज़रूरी है। हर क्वार्टर में, अब इंडिया में हर क्वार्टर में कॉर्पोरेट अर्निंग्स अनाउंस किया जाता है। उस वक्त कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंस करती है, तो बहुत सारे एक्शंस, कॉर्पोरेट एक्शंस के भी उस वक्त अनाउंसमेंट किए जाते हैं। इस तरीके से कॉर्पोरेट अर्निंग्स हमने भी देख लिया। सो इन दिस वीडियो आपने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशंस क्या होते हैं, पीएमआई इंडेक्स क्या है, आईआईपी इंडेक्स क्या है, बजट क्या होता है, उसके बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स क्या होती है। तो ये जो इवेंट एंड स्टॉक मार्केट, इनका डायरेक्टली कनेक्शन है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि कौन सा इवेंट मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है और इस तरीके से मार्केट अपना ट्रेंड डिसाइड करके चलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप जो कोई फ्रेंड्स बिगिनर है अभी स्टॉक मार्केट में, उनके साथ आप ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।